होती है? देखिए, इंसान एक बॉडी है और एक उसकी सोल है। एक सोल है, ठीक है। सोल के बगैर तो बॉडी और कोई फायदा ही आजकल नहीं है। साइंस क्वांटम फिजिक्स में काम होने के बाद ये रूल सामने आ गया है कि एनर्जी लेवल पे जब चीज़ें ठीक रहती हैं, बैलेंस रहती हैं, तो मटेरियल भी ठीक रहता है। तो चूंकि हम दो पार्ट हैं, एक सोल है, हमारी स्पिरिट है, और एक हम फिज़िकल बॉडी हैं। जब हमारी सोल में झोल नहीं होता तो हमारी बॉडी सही रहती है। सही। स्पिरिचुअल साइकोलॉजी इज़ एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस, माइंड साइंसेज, NLP और आपके रेकी, जो जिसकी डेफिनेशन ये है, स्पिरिचुअली गाइडेड लाइफ फोर्स एनर्जी, वो तवानाई जो लाइफ को कायम रखती है। तो रेकी जो है चूँकि स्पिरिचुअली गाइडेड है और सोल लेवल पे कोई चीज़ नेगेटिव है ही नहीं। तो जब आप सोल से कनेक्टेड होते हैं और उससे अपने आप को एनर्जाइज करते हैं, वो एक्टिविटीज़ करते हैं जो आपकी सोल को स्ट्रेंथन करती है, तो एबनॉर्मल होने के चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं। दूसरे ये कि सिर्फ रेकी ही सोल को नहीं एनर्जाइज करती, एक अच्छा म्यूज़िक, कुछ राग हैं ऐसे जो आपको हील करते हैं बाकायदा, डिप्रेशन को हील करते हैं। बिल्कुल हीलिंग राग हैं, उनके नाम मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है। मुझे रागों से तो अवेयरनेस नहीं है, लेकिन ये नॉलेज मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग था कि राग, कलर थेरेपी भी होती है, म्यूजिक थेरेपी भी होती ये है, सब इसी में थेरेपी भी होती है। बिल्कुल, ये सब स्पिरिचुअल साइकोलॉजी का हिस्सा हैं अब। और मेडिटेशंस में एक ख़ास मेडिटेशन है जो अब कोरोना के दौरान उसके ओरिजिनेटर ने उसको पब्लिक कर दिया था, दैट वाज हार्ट फोकस्ड मेडिटेशन। हार्ट फोकस्ड मेडिटेशन, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा हार्ट की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, उस पर वो बीट कर रहा है, हमारा माइंड किसी और फ्रीक्वेंसी पे बीट कर रहा है। माइंड की फ्रीक्वेंसी हार्ट की फ्रीक्वेंसी से तेज़ है। एक मिनट, माइंड तो हमारा बीट नहीं करता, हार्ट तो करता है। माइंड भी बीट करता है। ये जो EEG जो मेजरमेंट है, अच्छा, वो वाली बीटिंग जो है उसमें और हार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन अगर आप कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं, इजी प्रैक्टिस है, गूगल पे कोई भी ढूंढे मिल जाएगा। तो इनकी ट्यूनिंग होनी आपस में हाँ, जरूरी जब है। माइंड और हार्ट ट्यून अप हो जाते हैं, एक उसमें अलाइन हो जाते हैं, तो हम यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं। यूनिवर्स में भी एक फ्लो है की थ्योरी लग रही है। नहीं, इट्स रियली अमेजिंग। ये साइंस अच्छा, में ये कैसे स्टडी होगा? ये कैसे होगा मुझे वो बताएं। मैं आपको जब बीच में आप कर लें डिस्कशन, आखिर में हम इसकी मेडिटेशन करेंगे, 2 मिनट लगेंगे सिर्फ, आपको बताऊंगी हाउ इट वर्क्स। आखिर तक आप लोग साथ रहेगा, खबरदार किसी ने चेंज किया। We will do it इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। And it's very amazing। मैं तो 2 मिनट में सिर्फ तरीका बता दूंगी। अगर आप 7 मिनट या 11 मिनट डेली करें, जो कॉरपोरेट सेक्टर के लोग हैं उनकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। अगर कोई डिप्रेशन के साथ है तो वो डिप्रेशन से निकल आता है, कोई जहन और कोई बीमारी है वो ठीक हो जाती है। और चूंकि ये यूनिवर्सल एनर्जी है, तो इसके पीछे एक बड़ा खूबसूरत एक कॉन्सेप्ट है कि अगर दुनिया में 50% लोग भी ये वाली मेडिटेशन करें, तो हाजिर वक्त में जो दुनिया में अनरेस्ट मौजूद है, चाहे वो जंगों की सूरत में है, चाहे महंगाई की सूरत में है, वबाओं की सूरत में है, वो सूद हो जाएगा। ये तो बड़ी काम की चीज़ है भाई। और एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो ये काम करती है। कोरोना के दिनों में हम खुद उसका हिस्सा रहे, जब कोरोना लॉकअप था और लोग बहुत डिप्रेस थे, तो ये वाली मेडिटेशन जो है वो कलेक्टिवली करते थे और अर्थ की वाइब्रेशन को मेजर करते थे, एंड दैट वाज कमिंग टू नॉर्मल। क्या I'm really intrigued दुनिया now. really intrigued. I really और want to all learn credit this now. goes to human being। उन्होंने जिस तरह इस पे स्टडी की है, और इसके इतने बहुत सारे तरीके हैं कि आपको उस मेडिटेशन के बाद आपका EEG करते हैं, माइंड की पल्स, हार्ट की पल्स देखते हैं। फिर एक और टेक्नोलॉजी है जो रेकी के बाद इस आजमाई जाती है कि आपके ऑरा की एनर्जी कितनी नॉर्मलाइज है। उन तीनों को जब आपस में टैली करते हैं तो पता चलता है कि अच्छा, कोरोना के दिनों में ये स्टडी हुई थी, जिन लोगों ने इन मेडिटेशंस को रेगुलरली किया उनका जो रिकवरी रेट था दैट वाज मोर देन 50%। उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो गया था। अच्छा, आजकल चूंकि फ्रॉम द यूनिवर्स एंड फ्रॉम ह्यूमन, इंसान को अल्लाह मियां ने इतना पावरफुल से भी रिलेटेड है क्या? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वन ऑफ द लॉ विच इज़ एप्लीकेबल ऑन लाइफ और दुनिया में, और वो कोई 14-15 लॉज हैं, उनमें से एक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आप जैसे हैं आप वैसा चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। तो हम जो वेलनेस सिखाते हैं, मेंटल हेल्थ सिखाते हैं, हम इसीलिए करते हैं कि जब आप मेंटली हेल्दी होंगे तो आप हेल्दी फैमिली को ग्रो करेंगे
और आप हेल्दी सर्कमस्टांसेस अपने गिर्द जमा करेंगे। जितने ज़्यादा हेल्दी लोग इकट्ठे बैठेंगे, जैसे मैं आप और अनम, क्या समझ रहे थे आप लोग? मेंटली हेल्दी, मेंटली हेल्दी, वैसे भी हेल्दी हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मोर वी आर हैप्पी, मोर वी आर इन नॉर्मल कंडीशन, मोर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, बेहतर माली हालात, मतलब दिस इज़ वेरी अमेजिंग। लोगों का ख्याल ये है कि गाड़ी लूँगा तो खुशी मिलेगी, फलां से मिलूँगा तो खुशी मिलेगी, ड्रिंक का एक गिलास, सॉरी करते हैं लोग करते हैं, हाँ लूँगा तो ठीक। ऐसा नहीं है। आप जब खुश रहेंगे अंदर से थ्रू दीज टेक्निक्स, खुशियाँ खुद ही आपके पास चल के आती हैं। When you're high on life, you don't need things to make you high. Things don't give you happiness. Happiness is something grow inside. उसको अंदर कल्टीवेट करना पड़ता है, उगाना पड़ता है। बीज लगाते हैं, वो बीज फिर दरख्त बनता चला जाता है। अब हम इनसे पूछेंगे कि वो बीज कैसे लगेगा और बीज को पानी कौन सा डालेगा, ये भी हम पूछेंगे। लेकिन उससे पहले हम अनम की तरफ आते हैं। आखिर जी निकल रही है, आपको ऑटोमेटिकली अच्छे लोग मिल जाएंगे। You just have to trust. और एक्चुअली लेकिन यही ऑरा से अच्छी एनर्जी निकलना, ऑरा को क्लीन करना, हाँ, ये सब क्या प्रोसीजर्स है? वो भी यही है ना, जब आप अपने अंदर कोई ट्रॉमा अच्छे लेके ख्याल, चल हाँ। रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी फ्रीक्वेंसी, आप यूं समझ लीजिए कि एक मैला हो गया है हमारा ऑरा, तो वो फ्रीक्वेंसी दे ही नहीं रहा जो उसको मतलब देनी अगर चाहिए। first हमारी कीजिए, कैपेसिटी अगर हाँ। 100 पे है तो ग्रीफ की वजह हम 75% 60 पे चल रहे हैं, तो व्हाई शुडंट वी मूव वाइट ऑन कपड़ों 100? पे अगर ब्लैक स्पॉट्स हैं तो आप मुझे बताएं कि फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि जो सामने वाला शख्स है वो शायद बहुत मुमकिन है कि वो मेरे वाइट कपड़ों पे एक मजीद ब्लैक स्पॉट लगा के जाए रादर देन कि वो मेरे पास रुके और मुझसे बात करे। और मेंटल हीलिंग का जो एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट है वो यही है कि हमें एक ऐसी हेल्दी सोसाइटी बनानी है जिसमें Yes. इंडिविजुअल्स अपना इंडिविजुअल लाइफ गोल या लाइफ पर्पस के साथ साथ सोसाइटी को भी अपने साथ आगे लेके चलें। एग्जैक्टली, एंड दिस इज द और रीजन। बीमार लोगों की वजह से तो सोसाइटी परेशान ही होएगी। मतलब ये आप तो Obviously. ग्रीफ की बात करें, जो ये जो क्राइम्स हैं, क्रिमिनल्स के अंदर जाके देखें, कुछ ना कुछ Very है true. ना, वहाँ भी कोई ना कोई कोई लैकिंग है, कोई डिप्रेशन है, कोई गुस्सा है, कोई रिवेंज है, कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ है, Exactly. लालच है, ये सारे अच्छा इस पे भी एक स्टडी हुई हुई है कि जो ह्यूमन बीइंग के इमोशंस हैं उसकी बाकायदा ग्रेडिंग हुई हुई है। Yes. मुझे एग्जैक्ट नंबर्स इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन कुछ लो इमोशंस हैं और कुछ हायर इमोशंस। हायर, द हाईएस्ट इज कंटेंटमेंट, एनलाइटमेंट, जिस पे हमारे नबी हजरात जो हैं अंबिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उसके बाद जो नीचे औलिया कराम थे, वो एनलाइटमेंट वाली स्टेट में थे, वो अपर इमोशंस थे। और एक जो सबसे लोअर इमोशन समझा जाता है दैट इज़ ग्रेटिट्यूड एंड शेम। जो शेम, शर्म आती है ना बंदे को, गिल्ट आता है, दिस इज़ द लोएस्ट। और ये जब बहुत एक्सट्रीम को जाता है, किलिंग्स के पीछे ये वाला होता है। नाउ यू कैन रिलेट इट विद वो जो गैरत के नाम पे जो मर्डर है, वो शेम और गिल्ट का एहसास है ना, आप दूसरे की जान ले लेते हैं या बंदा खुदकुशी कर लेता है। तो एक्चुअली हमें लोअर इमोशंस को, उनको ओवरकम करके एनलाइटमेंट वाली साइड पे जाना है। दिस इज़ द कलेक्टिव लाइफ पर्पस ऑफ ह्यूमैनिटी। ओके, बट ये कैसे जाए? देखिए राफिया, अगर आप मुझसे पूछेंगी, इट्स अ वेरी सिंपल। अगर मैं इसको सिंपल बता दूं, क्योंकि देखें आपका प्रोग्राम जाहिर है लोगों को अवेयर करने के लिए, तो अगर एक आम इंसान हमें सुन रहा है तो शायद उसको थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है कि भाई आप कैसे समझें इस बात को, क्या बातें कर रहे हैं ये, नो। और हम ये भी नहीं चाहते कि लोग राफिया के प्रोग्राम को ना सुने, हम चाहते हैं कि सुनते रहें लोग स्टिक रहें यहाँ पे, देखें, बिल्कुल देखें भी, सुने भी। उसका तरीका ये है कि जैसे अभी कहकशां जी ने भी बात की, किसी भी शख्स की अगर शख्सियत में थोड़े से डैमेजेस आ गए हैं, नुकसान हो गया है, थोड़ी चीज़ें टूट फूट गई हैं, तो वो ये पहले समझे कि मेरे जो इमोशंस हैं वो क्या हैं। उर्दू में उन्हें जज्बात कहते हैं। मैं किसी भी चीज़ को लेके मेरी जो फीलिंग है वो क्या बन रही है, ठीक है, अच्छी बन रही है, बुरी बन रही है, इसमें कोई हम जज नहीं कर रहे, बुरी भी बन सकती है। और ज़्यादातर देखा जाता है कि चीज़ों को देख के जो पहली हमारी फीलिंग बनती है राफिया, वो बुरी बन रही होती है, और उसके पीछे हर एक की एक रीजनिंग है जो वैलिड है। ओके, ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि जी आपका ये इमोशन गलत है, आपने झूठ बोला तो अब एक अजीब साइंस है, तो जी गलत है, झूठ बोलना तो गुनाह है, हराम है, आपने गुस्सा किया, लेकिन ऐसा नहीं है। हम तो बिल्कुल सतही बात कर रहे हैं। इमोशनल लेवल पर जाकर देखें तो उसका गुस्से के पीछे क्या वजह है। एंड एवरी ह्यूमन इज डिफरेंट। एग्जैक्टली, हर बंदे के इमोशंस डिफरेंट हैं। डैमेज्ड है, कोई शख्स कोई गलत एक्ट कर रहा है और वो ऐसा एक्ट कर रहा है जो कि उसको भी डैमेज करता है, बाय द टाइम खुद दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो गलत बिहेवियर्स हों, चाहे वो किसी को नुकसान पहुंचाना हो, हर्ट करना हमें हो। क्या करने लगता है कि क्या वो दूसरे को ये नुकसान पहुंचा के सिर्फ उसी को तकलीफ, दूसरे को ही तकलीफ पहुंच रही है, वो शख्स खुद कितना अजियत और तकलीफ में है, ये तो वो शख्स किसी वजह से कर रहा है। तो उस वजह को अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं आसान लफ्जों में
हम उस वेल्यू तक पहुंचते ही नहीं राफिया आम जिंदगी में। आप ऐसी कौन बात नहीं है इतना यार, कौन इतना दिमाग किसी लगाता के है, ऊपर इतना काम करे, इतना काम हाँ, करे। हम ये exactly. सोचते हैं कि तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए क्योंकि मना है, उसको साइको करके उसको साइड पे साइको कर करके देते हैं। साइड पे कर देते हैं। ठीक है ना, तुम्हें अच्छा रवैया करना चाहिए, मियाँ बीवी में आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, आपस में ऑफिस का माहौल अच्छा होना चाहिए, होना तो चाहिए। Ideally. कौन शख्स ये चाहता है कि वो खुश ना रहे, कौन शख्स ये चाहता है कि वो गुस्सा करता रहे, अपने आप को भी हल्कान करे। गुस्सा करने से अपना भी तो नुकसान है। लेकिन अगर उस शख्स को ये पता हो कि मेरा ये इमोशन क्यों आ रहा है बार बार, क्या मैं इस फीलिंग पर काम कर सकता हूँ, अब ये फीलिंग कहाँ है, महसूस कीजिए अपने जिस्म में। हो सकता है ये फीलिंग आपके दिल में हो सकता है ये फीलिंग आपके पेट में हो सकता है ये फीलिंग आपके दिमाग में टांगों में हो सकता है ये फीलिंग आपकी टांगों में हो। इसकी कैसे कहते हैं, जैसे अभी हम बात करते हैं, बातों का ट्रिगर्स होती हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों को जब गुस्सा आता है या एंजाइटी होती है तो बहुत सारे लोगों के दिल में तकलीफ होने लगती है, या उन्हें ऐसा फील होता है जैसे गैस्ट्रिक पेन हो रहा है। बहुत सारे लोगों को पेट में एंजाइटी होती है। तो आपको अपनी फीलिंग ऑफ इमोशन को पहले तो एड्रेस करना है। आपको गुस्सा आता है तो क्या होता है, बहुत से लोगों के पहले हाथ पांव कपकपाने लगते हैं, बहुत से लोगों का चेहरा लाल हो जाता है। जैसे अभी बात कही, बहुत सारे लोग रोना शुरू कर देते हैं। अब ये क्या है, माइंड साइंसेस या स्पिरिचुअल साइंसेस या वो यही तो राफिया मुझे और आपको सिखा रहा है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि बाबा गुस्से में मेरी कहाँ से शुरुआत होती है, ताकि मैं उस एंगल को पकड़ के उस पर अपना काम करना शुरू करूं। और एक डैमेज पर्सनालिटी अगर हो गई है तो अगेन मैं कहूंगी यू कैन लर्न एंड अनलर्न। आप You उसको can कर always सकते हैं। repair it. एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है, जब कोई रो रहा होता है तुम कहते बस मत रो, गेट ओवर इट, हाँ। बाहर आ जाओ इस चीज़ से। कभी आप उसको ये कह के देखें, रो लो, जितना दिल चाह रहा है रो लो, और जब चुप हो जाओ तो फिर रियलाइज करो रीजन एंड ट्राई कमिंग आउट ऑफ इट। हम ना उसको भरपूर रोने ही नहीं देते। यही तो बात है। अच्छा, बात ये भी है कि अगर थोड़ा सा रिलीजियसली इसको लेके रहे तो क्या कहते हैं कि किसी की डेथ या वो आप 3 दिन से ज़्यादा बेहतरी की तरफ आए। अभी जैसे आपने खुद ही जवाब दे दिया, हाथ पकड़ के बैठो। दिस इज़ कॉल्ड अनकंडीशनल लव। वो प्यार जो माँ के पास होता है या जो जानवर करते हैं ह्यूमन बीइंग से, उनको कोई वो लाडियां करते रहते हैं, इस तरह का लव तो हर इंसान को चाहिए। लाडियां करो ऐसे इंसान के साथ, लाडियां इज द राइट वर्ड। एग्जैक्टली। और अगर कोई इस तरह का एबनॉर्मल केस आता है तो हम यूजुअली एज अ सोसाइटी उसको रिएक्ट करते हैं ना, इग्नोर करते हैं या दूर हो जाते हैं। एक्चुअली ऐसे लोगों को ही हमारे अनकंडीशनल लव की ज़रूरत है। अगर वो गुस्से में है तो उसको पानी पकड़ा, यार पानी पी ले, रिलैक्स हो जाओ, क्यों खुद को तकलीफ दे रहा है। ये कहने में कितनी देर लगती है, बजाय इसके कि गालियाँ सुनने लगे और वापस गालियाँ देने लगे। तो सोसाइटी पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब किसी को गुस्सा आ रहा है उसे चुप ना कराओ, उसको भी गुस्सा करने दो, कभी तो वो बैठ ही रहेगा ना चुप करके। समटाइम यू डू इट बट समटाइम यू रिक्वेस्ट के यार ठंडा हो जाए, क्यों माहौल खराब, चीजें भी तोड़ रहा है या अच्छा, बाज लोगों के लिए ये भी थेरेपी है। ये बाज लोगों में ये भी थेरेपी है कि वो चीजें तोड़ देते हैं ना, उनका गुस्सा निकल जाता है, वरना वो उनके अंदर डैमेज। जापान में ये हो रहा है। सॉरी, दिस हैज बीन हैपनिंग विद मी इन माय टीनेज कि मैं चीजें तोड़ती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं रेकी में भी आई, मेरी अवेयरनेस बढ़ती चली गई। वो आपका वेंट आउट था, वो आपकी और मैं frustration कहती का थी vent कि out जब था। मैं इस गुस्से में मैं जो कर रही हूँ तो मुझे करने दिया करो, वरना मेरा अंदर फट जाएगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। सो दैट वाज माय वे ऑफ लिविंग। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो नौबत ही नहीं आती कि मैं चीज़ खुद तोड़ूं या किसी को कहूँ तोड़ दे। बट यू रियलाइज्ड इट ना, Yes. फिर आपने उस फोर्स को कंट्रोल किया ना, ओवरकम किया, उसको और फिर समझा। probably उस फोर्स को कोई और डायरेक्शन दिया। मैं यही कहने वाली थी कि उसको हम कोई और डायरेक्शन दे दें तो वो ज्यादा बेहतर हो जाता है। आप रोक तो नहीं सकते, रोक नहीं सकते, exactly. और आप सिर्फ उसकी डायरेक्शन change कर अभी डायरेक्शन ये है कि गुस्सा आए तो मैं वॉक करती हूँ, मैं घर से निकल के वॉक करके वापस आ जाती हूँ। कैलोरी ना बन, बेनिफिट दिल क्यों जलाऊं, कैलोरी बन करती हूँ। ऐसा ही है। सो देयर आर सो मेनी वेज। और एक्चुअली एज अ होल सोसाइटी ये जो चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं, वो जो पहले ज़माने का कल्चर था, घर में एक बड़ा होता था जिसके कान में हर कोई जाके अपना राज भी कहता था और सोल्यूशन भी ले आता था, वो कल्चर ख़त्म हो गया है। दोस्तों में बेगर्ज़ दोस्तियाँ ख़त्म हो गई हैं। मतलब मैंने तो देखा है बड़े क्लोज दोस्त आपकी वीकनेस लेते हैं और अगले दिन आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एक्चुअली दोस्तों में वो दोस्ती वाली बात नहीं रही है। वो जो दोस्त होते थे ना जिसमें आप खुल के बगैर उसके कि कोई आपको जज करेगा नहीं करेगा, यू नो, सिर्फ आप अपनी बात कहते थे और दोस्त कहता था कुछ नहीं यार, आई एम विद यू, ऐसा ही। ये वाली चीज अब आपको बहुत रेयर हो गई है। मतलब ऐसा नहीं है कि मिलती, पर बहुत कम हो गई। अच्छा, एक चीज मुझे क्रिश्चियन कल्चर में बड़ी अच्छी लगती है, उनके चर्च में होते हैं कन्फेशन बॉक्सेस। एग्जैक्टली, आई वाज गोइंग टू टॉक अबाउट इट। यस। अच्छा, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ हर घर में
वो जो बड़ा होता था ना जिसकी आप बात करिए, वो हमारा कन्फेशन बॉक्स होता था। ऐसा ही था। अब नाउ वी डोंट हैव कन्फेशन बाबे होते थे, लोगों के जो हमें मुर्शिद जज होते ना थे। करें। मैं ये अब कहने वो वाली वाला थी, स्कूल भी exactly. खत्म हो अब गया। लोग बल्कि बहुत दफ़ा इवन काउंसलिंग में हमारे पास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम कहते हैं कि जो काउंसलर है वो बेसिकली एक्चुअली आपका एक ऐसा फ्रेंड है जो कि बिल्कुल न्यूट्रल है, जिसके पास आके आपने अपने सारे कन्फेशंस भी कर लेने हैं, आपने उससे अपनी कभी-कभी सारी वो लोगों को बातें सिर्फ करनी बात है, करने वाला चाहिए एग्जैक्टली होता है। वो सुनने सारी जो बातें मुझे करनी है सुनने Crying शायद shoulder चाहिए एग्जैक्टली जो शायद कहीं आप कह नहीं पा रहे, क्योंकि देखिए राफिया अगर हम बात कर रहे हैं टॉकिंग अबाउट पीपल जो कि अंदर से डैमेज हो गए, तो उसमें सिर्फ ट्रॉमा थोड़ी आता है, उसमें हमारी डे टू डे बेसिस की जो हम बाहर से सारा नेगेटिव स्टिमुलस ले रहे हैं वो भी तो आ रहा है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि उनकी शख्सियत ओवर सेंसिटिव है। अब अगर वो बाहर निकले, काम पे निकले, अब आप देखें पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं, हर शख्स कहीं ना कहीं महंगाई के लिए परेशान है, बिजली के लिए परेशान है, बहुत सारी चीज़ें हैं, नौकरी के लिए परेशान है, पैसे के लिए परेशान है, तो क्या हर शख्स उसको वैसे ही ले रहा है? नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे भी राफिया जो शायद पहले इतने डैमेज नहीं थे, लेकिन इन चीज़ों को इतना ज़्यादा महसूस करके अब वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं अंदर डैमेज कर रहे हैं। और इसकी एक सबसे बड़ी निशानी ये है कि आप सोशल मीडिया पे देखें कि हर शख्स बुरा कह रहा है, हर शख्स बुरा कह रहा है, बाज़ दफ़ा नोइंगली और अननोइंगली। जैसे अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि बाज़ वक़्त आपको पता भी नहीं होता है, लेकिन बस आप एक बोल रहे हैं क्योंकि सब बुरा, सब गालियां दे रहे हैं तो हमने भी अच्छा, देनी है। सोशल मीडिया की आपने भी बात की, तो सोशल वो भी मीडिया बहुत पे डैमेज कर रहा है मैं आपको हमें। एक चीज़ अब मैंने जो एक बढ़ता हुआ ट्रेंड देखा है, देयर आर सर्टेन ग्रुप्स जहाँ पे लोग आके अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। काम के वहीं सोशल मीडिया बहुत सारे लोगों को डैमेज करने में भी आगे आगे रहा है, इसलिए हमें ज़रूरत है, इवन हम माइंड साइंसेस में भी ये बात कहते हैं कि आप क्या कंटेंट देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आपके शुरू के सर्कल के 5 से 20 लोग कौन हैं, प्लीज़ उसको सही से वाइजली चूज़ कीजिए। आप फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, यूट्यूब पे हैं, तो आप अपने कंटेंट को ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि अनकॉन्शियसली राफिया अगर मैं एक ऐसा कंटेंट देख रही हूँ, सुन रही हूँ, वो भी मेरे ब्रेन को डैमेज कर रहा है और मुझे उसका पता नहीं चल रहा है, जस्ट बिकॉज कि मैंने अच्छा, फिर मुझे एक बात बताएं, जिस तरह आप लोग हैं, आप लोगों के पास आके लोग बहुत अपना सब कुछ जिसे कहते हैं ना निकालते होंगे, सारी भड़ास निकालते होंगे, बिल्कुल करते हैं। दैट्स अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी। यस व्हाट डू यू डू विद योरसेल्फ, क्योंकि वो सब आप लोग सुन रहे होते हैं। अच्छा, उसके लिए हमारे पास एक बड़ी अमेजिंग चीज़ है जिसे हम कहते हैं, वी कैन से एज इमोशनल डिटॉक्स, मेंटल डिटॉक्स एंड ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल डिटॉक्स। काउंसलर्स के लिए या स्पिरिचुअल हीलर्स के लिए नाम दिया जाता है। ये बहुत ऑब्वियस बात है कि अगर आपके पास ऐसे लोग आ रहे हैं तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग पहले तो हो जाती है खुद ही कि ठीक है अब ये मुझ पर इफ़ेक्ट कर गया है। तो उसके लिए जब आप इमोशनल डिटॉक्स पे जा रहे हैं, मेंटल डिटॉक्स पे जा रहे हैं, दैट एक्चुअली हेल्प्स यू एज अ काउंसलर, एज अ हीलर, एज अ स्पिरिचुअल हीलर, ताकि आप जब उस डिटॉक्स पीरियड में हैं तो उस वक्त ना ही आप किसी को सेशन दे रहे होते हैं, ना ही आप किसी से बात कर रहे होते हैं, ना ही आप हर जगह घुल मिल रहे होते हैं। डिटॉक्स का मतलब क्या है राफिया? डिटॉक्स का मतलब ये है कि फिर आपका सोशल मीडिया डिटॉक्स भी है, फिर आपका हर गलत खाने का भी डिटॉक्स है, आपको पता है, फिर आपका शुगर डिटॉक्स भी है, फिर आपका अदरक लहसन का डिटॉक्स भी है, क्योंकि माइंड, बॉडी एंड सोल मिलके आपको क्लेंस करता है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कि जी मैंने नमाज पढ़ ली और मैंने कहा जी मैं डिटॉक्स हो गई, ऐसा नहीं है। तो इट इज़ अ होल प्रैक्टिस। और फिर जब आप उस गैप के बाद अपने डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस के बाद वापस आते हैं, देन आप रेडी होते हैं, यू आर अ न्यू पर्सन एंड यू हैव न्यू एनर्जी। तो ये अच्छा, हमारे पास अब टाइम थोड़ा कम है, तो